नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी इस क्लास में यानी अपनी समाजशास्त्र की क्लास में कॉन्सेप्ट वाइज पीवाईक्यू जो रोज की क्लास होती है, आज का टॉपिक है ग्रामीण विकास और परिवर्तन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट मैंने कल पढ़ाया है और पार्ट 2 आज उसको पूरा करूंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। आइए देखते हैं ग्रामीण विकास परिवर्तन में। तो ग्रामीण विकास से संबंधित 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ नई योजनाओं को देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे। क्या क्या योजनाएं इस 1 अप्रैल 1999 में नई योजनाएं क्या क्या प्रारंभ की गई है ग्रामीण विकास के लिए। इसमें बच्चों अगर देखा जाए तो पूर्व में यानी पहली क्लास जो हमने लिया है इसकी ग्रामीण विकास की, उसमें हमने ग्रामीण विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्त से लेकर 1 अप्रैल 1999 तक संचालित योजनाओं के बारे में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अब इन पुरानी योजनाओं में से कुछ योजनाएं जैसे रोजगार आश्वासन योजना, भूमि सुधार कार्यक्रम, पेयजल, इंदिरा आवास योजना तथा स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं निरंतर चल रही हैं, किंतु उनके स्वरूप में कुछ परिवर्तन किया गया है, उनके बारे में हम जानेंगे। इसलिए हम इसलिए अलग से इसका उल्लेख यहाँ करेंगे। इसके अंतर्गत देखा जाएगा क्या क्या परिवर्तन हुआ है। स्वतंत्रता के 55 वर्षों के बाद भी आज हमारे गांव काफी पिछड़े हुए हैं। अधिकांश ग्रामवासियों के जीवन की बुनियादी सुविधाएं सुलभ नहीं है। उनमें गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, पेयजल, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़कों की कमी एवं किसानों की दयनीय दशा के कारण ग्रामवासी अमानवीय स्थिति में जी रहे हैं। वहीं 1 अप्रैल 1999 से ही गांव के विकास हेतु नई योजनाएं प्रारंभ की गई। सरकार ने नई सहस्त्राब्द के पहले बजट में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने के लिए ग्रामवासियों की लगभग सभी समस्याओं के समाधान के लिए बच्चों इस बजट में प्रयास किया है। बजट में व्यापारिक बैंकों और सहकारी संस्थाओं के जरिए ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध ऋण राशि में 9,700 करोड़ की रुपए की वृद्धि की गई है। ग्रामीण जनता की बुनियादी जरूरतों की स्कीमों के लिए 13,000 करोड़ रुपए अधिक की राशि आवंटित भी की गई है। इसमें बजट में अगले 5 वर्षों में सभी गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी है। गांव में 25 लाख नए मकान एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए 12 लाख मकान बनाने का भी प्रस्ताव इसमें रखा गया है। हम यहाँ सरकार द्वारा संचालित प्रस्तावित ग्रामीण विकास की नई योजनाओं को भी देखेंगे। वो कौन कौन सी योजनाएं जो चालू की गई सरकार द्वारा। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार का एक अकेला कार्यक्रम है। 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई इस योजना में पहले के 6 रोजगार स्वरोजगार तथा संबद्ध कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी जिसे ट्राइसेम के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम यानी डावाकरा, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत और औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम यानी सिट्रा, गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुआं योजना को एक में सम्मिलित कर दिया जाता है। 1 अप्रैल 2099 की जो योजना शुरू की गई, इन सारी योजनाओं को लाकर इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। जो सारी योजनाओं को मैंने नाम लिया है एक में सम्मिलित कर दी गई है। अब ये कार्यक्रम अलग से नहीं चल रहे हैं, पहले अलग से चलते थे। इस योजना में पहले के स्वरोजगार कार्यक्रमों की शक्तियों एवं कमजोरियों का ध्यान रखा गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में छोटे उद्यमों की स्थापना करना इस योजना का महत्वपूर्ण पक्ष है। इस कार्यक्रम में सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। इस प्रकार इस योजना का उद्देश्य गांव में रहने वाले गरीबों के लिए पर्याप्त आय की व्यवस्था करना है। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक विकास खंड में रहने वाले ग्रामीण गरीबों में से 30% को इस योजना के दायरे में लाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यह योजना समूह दृष्टिकोण के पर बल देता है। इसमें ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना, समूहों में संगठित करने तथा क्षमता निर्माण को शामिल किया गया है।
इसमें प्रत्येक आत्मनिर्भर समूह में महिलाओं को भी शामिल करने का प्रयास किया गया बच्चों। इसे विकास खंड स्तर पर कम से कम आधे समूह में यानी 1/2 यानी आधे समूह में महिलाएं होंगी। गरीबी की रेखा के नए जनगणना को में पहचाने गए परिवारों की सूची को ग्राम सभा इसको अधिकृत करेगा। इस कार्यक्रम यानी यह कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया गया है जिससे गांव में रहने वाले गरीबों को उनकी निहित प्रतिभा क्षमताओं के उपयोग में मदद व प्रोत्साहन दिया जा सके। इसमें कम से कम 50% अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, 40% महिलाओं और 3% विकलांगों को योजना का लक्ष्य बनाया गया था। यह योजना छोटे उद्यमों का एक संपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर समूहों में संगठित करने तथा उनकी क्षमता निर्माण गतिविधियों की योजना, बुनियादी ढांचे का निर्माण, प्रौद्योगिकी, ऋण और विपणन जैसे स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें यह योजना एक ऋण सब्सिडी कार्यक्रम है। ऋण प्रमुख तत्व होगा जबकि सब्सिडी केवल समर्थकारी तत्व होगी। इसमें स्वरोजगारियों की ऋण संबंधी जरूरतों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाएगा तथा उन्हें आने वाले वर्षों में अधिक ऋण देने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी परियोजना लागत के 30% की एक समान दर पर होगी, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपए होगी। वहीं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यह सीमा 50% रखी गई है यानी 10,000 रुपए होगी। आत्मनिर्भर समूहों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50% होगा, लेकिन अधिकतम 1.25 लाख रुपए होगा। इस योजना पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाएगा। वहीं वर्ष 1999 से 2000 के दौरान इस योजना पर लगभग 955 करोड़ खर्च किए गए तथा 1028 करोड़ रुपए के ऋण आवंटित किए गए। कुल 2.59 लाख आत्मनिर्भर समूहों की रचना की गई। इनमें से 9.31 लाख स्वरोजगारियों की सहायता की गई एवं वर्ष 2001 के लिए बजट 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अब आइए देखते हैं रोजगार आश्वासन योजना क्या है, इसमें क्या क्या सरकार ने मुहैया कराया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे कब शुरू किया गया, इसमें क्या 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 हमको डेट और राशि नहीं पूछी जाएगी। यहाँ से हमको ये पूछा जाए क्या क्या सुविधाएं इस योजना में मिली हैं, तो इस पर आधारित किन क्षेत्रों में मिली है, इस तरह से प्रश्न हमको पूछे जाएंगे। तो रोजगार आश्वासन योजना है। इसमें रोजगार आश्वासन योजना की शुरुआत विभिन्न राज्य के सूखा संभावित क्षेत्रों यानी मरुभूमि क्षेत्रों, जनजातीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में चुने गए 1778 पंचायत समितियों में 2 अक्टूबर 1993 से की गई है। इस योजना की शुरुआत बाद में यह योजना चरणबद्ध रूप से देश के शेष पंचायत समितियों में भी लागू कर दी गई और सभी विकास खंडों में चलाई जा रही इस योजना का पहले 1 अप्रैल 1999 से पुनर्गठन किया गया। अब यह देश भर में जिला विकास खंड स्तर पर चलाए जाने वाला अकेला मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसमें मजदूरों के पलायन से ग्रस्त इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य खेती के मंदी वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी जरूरतमंद स्वस्थ वयस्कों को लाभदायी मजदूरी उपलब्ध कराना और निरंतर रोजगार तथा विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना इसका मुख्य काम था इस योजना का। यह योजना गांव में रहने वाले सभी वयस्क गरीबों के लिए खुली है। प्रत्येक परिवार में से अधिकतम 2 सदस्यों को मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो। वर्ष 1999 से 2000 के दौरान इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1736.42 करोड़ रुपए का आवंटन किया। वहीं 1592.54 करोड़ रुपए खर्च करके 2024.74 लाख दिहाड़ी रोजगार उत्पन्न किया है। वहीं 2002 से लेकर 1 के लिए केंद्र सरकार का आवंटन 1300 करोड़ रुपए रहा है। अब आइए देखते हैं कल्पतरु योजना क्या है, इसमें क्या क्या किसको किसको लाभ मिला है। तो कल्पतरु योजना ये रोजगार आश्वासन योजना की ही यह उप स्कीम है जो 1995 से 96 से
95 से लेकर 96 तक प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को उनकी निजी भूमि पर फलोद्यान यानी फल उत्पादन के स्थापित करने के लिए उद्देश्य से प्रारंभ की गई है योजना। यह वर्ष 1999 से 2000 में इस योजना के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि 164.12 लाख रुपए में से 34.19 लाख रुपए व्यय करके 4.8 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है इसमें। अब आइए देखते जवाहर ग्राम समृद्धि योजना क्या है बच्चों। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को अगर हम देखें तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यह एक ऐसी योजना है जो 1989 यानी 1989 में प्रारंभ की गई और जवाहर रोजगार योजना का संशोधित रूप है। यह जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन की एक प्रमुख योजना थी, जिसमें वर्ष 1989 में पहले से चली आ रही दो ग्राम विकास योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विलय करके गठित किया गया है। इसको किसको? जवाहर ग्राम प्रसिद्ध योजना को इसमें गठित करके किया गया। समय के साथ फिर से परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई और अब यह चलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में सामने आई। इसे 1 अप्रैल 1999 से लागू किया गया। किसको? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 1 अप्रैल 1999 से लागू किया गया है। इस योजना को लागू करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है कि रोजगार सृजन से भी अधिक महत्व गांव में लोगों की मांग पर अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना तथा ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक ढांचा तैयार करना। इसका एक उद्देश्य गांव में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अस्थायी तथा टिकाऊ रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना तथा उनके लिए आवास स्थलों बस्तियों का निर्माण करना। इस योजना का बच्चों एक लक्ष्य था कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना भी था। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा इसका उद्देश्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए सहायक ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना, ग्राम पंचायतों में कृषि संबंधी गतिविधियों में सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सड़क निर्माण, सामाजिक आर्थिक और भौतिक ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना यह शामिल था इसमें। वहीं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत आवंटित बजट राशि का भी विभाजन किया गया है। तो जो है बजट की 22.5% राशि यानी बजट की 22.5% राशि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए संपत्तियों के सृजन पर व्यय की जाती है। वहीं 3% राशि विकलांगों के लिए तय की गई। कुल राशि का 7.5% अथवा 7,500 रुपए जो भी कम हो प्रशासनिक व्यय के लिए आरक्षित रहेगी और बजट की 15% राशि पहले से निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव पर व्यय की जाएगी। यह सरकार की योजना के अंतर्गत शामिल था बच्चों। इसमें शेष 55% राशि जो है तो ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क निर्माण आदि पर खर्च की जाएगी। वही 50,000 रुपए के निर्माण कार्य ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद बिना किसी प्रकार के तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति के ग्राम पंचायत के स्वयं के स्तर पर कराए जा सकेंगे। वहीं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को पंचायत स्तर पर लागू किया जाता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, यह कहाँ से लागू किया जाता है तो ग्राम पंचायत स्तर पर लागू इसे किया जाता है। ग्राम पंचायतों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना तैयार करने और उस पर अमल करने का पूरा अधिकार है, जिसमें जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, जिला परिषदें सीधा ग्राम पंचायतों को धन देंगी, जिसमें राज्य का भी हिस्सा शामिल होगा। वहीं किंतु 50,000 रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के साथ साथ उपयुक्त अधिकारियों से तकनीकी व प्रशासनिक मंजूरी लेनी होती है। वहीं वर्ष 2000-2001 से के लिए केंद्र ने योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की।
इस योजना में खर्च की जाने वाली राशि 75 के अनुपात में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बांटी गई है। अब आइए देखते प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है। तो गांव के स्तर पर निरंतर मानव के विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 2000 से लेकर 2001 के में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के रूप में एक नई पहल की शुरुआत की गई। यह योजना सरकार के कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को चुनी हुई आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त की केंद्रीय सहायता का आवंटन करेगी। वहीं सन 2000 से लेकर 2001 की वार्षिक योजना में 5000 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना के लिए किया गया। इसके दो अंग है बच्चों, तो दो अंग हैं, अर्थात ग्रामीण सड़कें जिनके लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, तथा दूसरे अंग में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा पोषण की 5 योजनाएं शामिल हैं, जिसके लिए 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें राशि नहीं पूछी जाएगी बच्चों किसके लिए कितना दिया गया है, क्योंकि हमारा समाज शास्त्र है, इसलिए बातों पर ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी योजनाएं इसमें लागू कब की गई है, यहीं से प्रश्न बनेगा। अब आइए देखते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें अगर हम देखें तो 25 दिसंबर सन 2000 से पूरे देश में सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर यह योजना प्रारंभ की गई। केंद्र सरकार ने यह एक समय आधारित कार्यक्रम ग्रामीण सड़कों के लिए बनाया, जिसका उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव को अच्छी 12मासी सड़कों से संपर्क जोड़ना था। इस परियोजना के पहले वर्ष के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम क्या है बच्चों, आइए इसको जानते हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान कर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में बल प्रदान करती है। केंद्र सरकार अपने राष्ट्रीय एजेंडा के अनुसार अगले 5 वर्षों में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल के प्रावधान की घोषणा करता है। सभी ग्रामीण निवास स्थानों को पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बनाई गई रणनीति में निम्न बातें शामिल की गई। वो कौन कौन सी बातें हैं बच्चों, तो बचे हुए अनाच्छादित एवं अल्पाच्छादित यानी अनाच्छादित घेरा हुआ और कम घेरा हुआ निवास स्थान को सुरक्षित पेयजल व्यवस्था शीघ्र प्रदान करना, प्रभावित निवास स्थानों में जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से लड़ना, इसके लिए तंत्र व स्रोत की निरंतरता दोनों को बढ़ाना तथा आच्छादित निवास स्थानों में सुरक्षित पेयजल के निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करना इसमें शामिल किया गया है। वहीं जल आपूर्ति प्रबंधन में करीब 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। वहीं 1 अप्रैल सन 2000 तक ग्रामीण निवास स्थानों को शामिल करने की स्थिति इस प्रकार है, जैसे पूर्णतः आच्छादित 11, 71, 104 और वहीं अल्पाच्छादित यानी कम आच्छादित 2, 23, 916 और अनाच्छादित में है 27,644 यानी ये आच्छादित अनाच्छादित घेरा हुआ अंक संख्या बच्चों, इतना आच्छादित है, इतना अल्पाच्छादित है और इतना अनाच्छादित है। वहीं 98% ग्रामीण निवास स्थानों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध है। हैंडपंप तथा पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं की संख्या क्रमशः 30,100 लाख यानी 1,016 1,16,000 करोड़ रुपए इसमें शामिल किया गया बच्चों। वही सर्व शिक्षा अभियान योजना, इसमें अगर देखें तो सर्व शिक्षा अभियान योजना इसका बजट 2000 से लेकर 2001 में
सभी को प्राथमिक शिक्षा देने के उद्देश्य से सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान नाम की एक नई योजना घोषित किया है। इसके अंतर्गत सन 2000 तक सभी बच्चों को स्कूल में दाखिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात के बाकी बचे जिलों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। इन सब कार्यक्रमों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए योजना राशि 3,729 करोड़ रुपए रखी गई है। अब आइए देखते हैं जनश्री बीमा योजना क्या है बच्चों। जनश्री बीमा योजना जनश्री बीमा योजना, इसको अगर देखें बच्चों तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से एक नई योजना जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना यह शुरू की गई 10 अगस्त 2000 से शुरू की गई जनश्री बीमा योजना। यह देश में 1/3 से अधिक आबादी गरीबी की रेखा के नीचे नारकीय यानी नरक भरी जिंदगी जीवन जीवने व्यतीत कर रही है और इनमें से लगभग 99% लोग गांव में रहते हैं। इन्हें इस बीमा योजना के लिए 10 रुपए अथवा इससे भी कम रुपए मासिक प्रीमियम के रूप में देने होंगे, जबकि लाभार्थियों को स्वाभाविक मौत होने पर 20,000 रुपए, दुर्घटना में मृत्यु होने पर या अस्थायी रूप से विकलांग होने पर 50,000 रुपए और दुर्घटना में अस्थायी रूप से आंशिक विकलांग होने पर 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह स्कीम हमारे देश के निर्धनतम व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी है और ग्रामवासियों द्वारा इसका आवश्यक स्वागत किया जाना चाहिए। तो बच्चों सभी अपने योजनाओं जो जब शुरू की गई है उसके हिसाब से लिखा गया है। अब आइए देखते हैं अन्नपूर्णा योजना क्या है। तो अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना बच्चों गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को खत्म करने का कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने अन्नपूर्णा योजना नाम की एक नई स्कीम चालू की। इस स्कीम में उन सभी लोगों को शामिल किया गया जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होते हुए भी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं। इन्हें प्रति माह 10 किलो अनाज और निःशुल्क देने का प्रावधान है। वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वृद्धों को भी इस योजना के लाभ में सम्मिलित कर लिया गया। इस योजना से 13 लाख से भी अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना पर होने वाले प्रशासनिक खर्च को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत यह सब बातें महत्वपूर्ण है बच्चों। वहीं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्या है। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत देखा जाए यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल बीमारियों एवं कीड़े मकोड़ों से होने वाले फसल को नुकसान के लिए संरक्षण देने के उद्देश्य से यह जून 1999 से केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत बटाईदारों सहित सभी तरह के किसानों को इसके दायरे में रखा गया है। अनाजों, दलहनों और तिलहनों के अलावा गन्ना, आलू और कपास आदि को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब आइए देखते हैं सर्वप्रिय योजना क्या है। इस योजना का याद रखना बच्चों, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं यह ध्यान रखना है बस, और प्रश्न यहीं से बनेगा क्योंकि उसमें क्या क्या कितना पैसा आवंटित किया गया इससे प्रश्न नहीं बनेंगे, इससे प्रश्न हम लोग को नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए सर्वप्रिय योजना क्या है। तो सर्वप्रिय बच्चों देश की आम जनता को बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सर्वप्रिय योजना 21 जुलाई सन 2000 से आरंभ की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से खाद्यान्नों के अतिरिक्त 11 अन्य आम उपभोग की वस्तुएं जैसे दाल, नमक, चाय, नहाने का साबुन, तेल, टूथपेस्ट आदि वस्तुएं इसमें शामिल की गई थी। सर्वप्रिय योजना में ये सब बातें शामिल की गई हैं। अब आइए देखते हैं अंत्योदय अन्न योजना क्या है। यह पूरे देश में 25 दिसंबर सन 2000 से केंद्र सरकार द्वारा घोषित 2,300 करोड़ रुपए की वार्षिक सब्सिडी वाली अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ किया गया बच्चों।
इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में सबसे गरीब 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 25 किलोग्राम खाद्यान्न सस्ती दरों पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत 2 रुपए प्रति किलो गेहूं तथा 3 रुपए प्रति किलो चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के लगभग 5 करोड़ अति निर्धन लोग लाभान्वित होंगे। अब आइए देखते हैं महिला अधिकारिता योजना क्या है। तो महिला अधिकारिता योजना में अगर देखें तो महिलाएं देश की कुल आबादी की लगभग आधी हैं। इनमें से लगभग 70% महिलाएं गांव में रहती हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्हें आर्थिक विकास की मुख्य धारा में समुचित स्थान दिलाने में तथा राष्ट्रीय संसाधनों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार एक कार्य दल गठित करेगी। यह दल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेगा। यह कार्यदल सन 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने में भी सहायता देगा। इससे ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार आने की आशा बढ़ेगी। अब आइए देखते हैं लघु उद्यम। लघु उद्यम क्या है बच्चों, इसमें बजट इनके लघु उद्यम का जो बजट पास किया गया, इस बजट में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग सहित कमजोर तबके के लोगों द्वारा गांव में स्थापित लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड में 100 करोड़ रुपए की पूंजी से लघु वित्त विकास कोष बनाया जाएगा और जो इन लघु उद्योगों को प्रारंभ करने के लिए स्वयं सहायता समूह की मदद करेगा। लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक दशा सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह उद्योग औद्योगिक उत्पादन, रोजगार पैदा करने और निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ऋणों और प्रौद्योगिकी के जरिए इस क्षेत्र की हर संभव सहायता करती है। अब आइए देते हैं क्रेडिट कार्ड। यह योजना क्या है, क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का, जो केसीसी हम लोग कहते हैं, वही क्रेडिट कार्ड है। इसमें किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का कार्यक्रम भी एक नया कार्यक्रम है। सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों से मिलकर किसानों को अभी तक 50 लाख क्रेडिट कार्ड और पासबुक जारी किए गए हैं नाबार्ड द्वारा। और वाणिज्यिक बैंक अपने काम में तेजी लाकर आगामी 1 वर्ष से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड सुविधा देने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। आज भी वही स्कीम चल रही बच्चों, उसमें और भी सुविधाएं मिल चुकी हैं। वही कृषि स्कीमों का एकीकरण इसमें देखते हैं कौन सी योजना है इसमें जो कृषि स्कीमों का एकीकरण किया गया है। तो इसे योजना आयोग और कृषि मंत्रालय ने केंद्र द्वारा प्रायोजित कृषि विकास की वर्तमान में चल रही 28 स्कीमों को मिलाकर एक स्कीम बना दी है। इससे एक ही काम के दोहरेपन से बचा जाएगा, कार्यक्रम की उत्पादकता बढ़ जाएगी और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रमों को विस्तार देने और चलाने में राज्य सरकारों को अधिक सुविधा देगी। विलयन और विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। अब आइए देखते हैं ग्रामीण समाज में परिवर्तन की दिशाएं क्या है। तो ग्रामीण समाज में परिवर्तन की दिशाएं, तो अगर हम यहाँ से देखें ग्रामीण समाज में परिवर्तन की कौन कौन सी दिशा उठाई गई सरकार द्वारा। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन की प्रकृति, दिशा, गति और ढंग चाहे भिन्न भिन्न हो, किंतु कोई भी वस्तु परिवर्तन के प्रभाव से बच नहीं सकती बच्चों। भारतीय ग्रामीण समुदाय परिवर्तन के अपवाद नहीं है। यह ठीक है कि गांवों में परिवर्तन की गति नगरों की अपेक्षा धीमी है, किंतु ग्राम गतिहीन नहीं है। यदि हम भारतीय ग्रामों में इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतीय गांवों में परिवर्तन की गति अति मंद यानी धीमी थी। भारतीय गांव स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर इकाई थे। वे छोटे छोटे गणतंत्र थे। ग्रामवासियों की सभी आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। ग्राम सुख सुविधाओं से संपन्न थे। प्रत्येक गांव समाज की सुसंगठित इकाई था। वहीं 19वीं सदी तक गांव की स्थिति अच्छी थी, किंतु अंग्रेजों के आगमन से ही भारतीय गांव में परिवर्तन की लहर आई और जो आजादी के बाद और तीव्र हो गई। भारत के वे ही गांव जो संगठित गणतंत्रीय अधिकारों से परिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर थे, धीरे धीरे विघटित होने लगे और वे अज्ञानता, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, गरीबी, बेकारी एवं फूट के अड्डे बन गए।
प्राचीन भारतीय संस्कृति से वे दूर हटने लगे, सदा जीवन एवं उच्च विचार का आदर्श प्राप्त होने लगा और उनका स्थान कृत्रिमता ने ले लिया। वहीं ग्राम पंचायत, जात पंचायत, संयुक्त परिवार प्रणाली, जजमानी प्रथा जैसी संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी। गांव में अनौपचारिक नियंत्रण शिथिल हुआ, बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान में अंतर आया और लोगों में स्वच्छंदता बढ़ने लगी। लोग आलसी हुए एवं काम से जी चुराने लगे। ग्रामीण उद्योगों का पतन हुआ और गांव में बेकारी तथा गरीबी बढ़ने लगी। किसान कर्ज में दबता गया। नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात एवं संचार के नवीन साधनों, पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति तथा पश्चिमी के नए विचारों एवं दर्शन आज से गांव भी प्रभावित हुआ और उनमें भी परिवर्तन की नई लहर आना शुरू हो गई। वहीं अंग्रेजों के शासनकाल में भू स्वामित्व के नियमों में भी परिवर्तन किया गया। जो परिवर्तन हुआ, किसानों का शोषण होने लगा तथा जमींदारी प्रथा प्रारंभ हो जाती है। वहीं से गांव में सामूहिकता का स्थान व्यक्तिवादिता ने ले लिया, आध्यात्मिकता का स्थान संघर्ष ने ले लिया। धीरे धीरे ग्राम विघटन एवं समस्याओं के गढ़ बन गए। अस्पृश्यता, जातिवाद, गरीबी, बेकारी, अस्वच्छता, अस्वास्थ्य, अपराध, हत्या, डकैती, खून खराबा, मारपीट, व्यभिचार, पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, ऋणग्रस्तता, शोषण, मद्यपान, भिक्षावृत्ति, अस्वस्थकर निवास एवं जनाधिक्य आदि की समस्याओं ने परंपरागत सुदृढ़ समुदाय की स्थिति विकृत कर दी और हम लोग अपने आप को ग्रामवासी कहने में हीनता महसूस करने लगे। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद हमारी सरकार ने गांव के महत्व को समझा और उनकी स्थिति में परिवर्तन एवं उन्नति के योजनाबद्ध प्रयास किए। सरकार की मान्यता थी कि जब तक ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, भारत प्रगति नहीं कर सकता है। ग्राम ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अतः सामुदायिक ग्रामीण विकास योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, सहकारिता तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से गांवों की कायाकल्प करने के प्रयास किए गए। वहीं ग्राम दान, भूदान, सर्वोदय, संपत्ति दान, अंत्योदय, पिछड़े को पहले आदि कार्यक्रमों ने भी ग्रामीण कल्याण और पुनर्निर्माण के कार्य में अपना योगदान दिया। आज भारतीय ग्राम प्राचीन एवं मध्ययुगीन गांवों से भिन्न है। उनमें नगरीय जीवन की अनेक विशेषताएं पाई जाने लगी हैं। गांव में भी नगरीय संस्कृति के तत्व भी उपलब्ध हो गए हैं। गांव में नल एवं बिजली की सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध हो गई हैं। मनोरंजन के आधुनिक साधनों जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, सीडी, आज तो ऑर्केस्ट्रा भी शामिल हो गया है और इसमें सीडी का प्रयोग ग्रामवासी काफी पहले से कर रहे। मोबाइल भी शामिल हो गई है। वे भी आधुनिक खेल कूदों से परिचित होने लगे हैं। गांव में भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति और कई अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आधुनिक खान पान, वस्त्र, केश विन्यास, रूप सज्जा, प्रसाधन, कृत्रिम साधनों, नवीन चिकित्सा प्रणाली, यातायात के साधनों, नवीन फैशन आदि ग्रामीण समुदाय में प्रयुक्त होते देखे जा सकते हैं। गांव में भी पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के तत्व, कृषि के नए यंत्र, खाद्यों एवं सुधरे बीजों का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गांव में सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति बहुत जोरों शोरों पर हो गई है। ग्रामवासी अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक एवं सजग हो गए हैं, अपने अधिकारों एवं दायित्वों को जानने लगे तथा उनमें नवीन आकांक्षाएं जानने की पैदा हो गई हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं बच्चों के भारतीय गांव परिवर्तन के दौर में है और ग्रामीण समुदाय में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत यहाँ बताएंगे। मैं अगली क्लास में लेंगे बच्चों आगे से। अगली क्लास में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं, लंबी क्लास हो गई है, तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।